सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे ईवीएस 2021 के बारे में। ईवीएस 2021 प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था, इसके लगभग 13 क्वेश्चन हो गए थे। आज के वीडियो में कंप्लीट 30 क्वेश्चन इसका कंप्लीट करते हैं। इसको आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते चलिए और मिलाते चलिए, कितना आंसर हो पा रहा है, कितना रिकॉल हो पा रहा है, जिससे ये हो जाएगा कि चलो जो हमने पढ़ा था या प्रीवियस ईयर को हमने लगाया था उसमें से हम रिकॉल कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो इसको एज ए प्रैक्टिस सेट के तौर पे यूज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारे सामने, कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्य तप या ऊष्मा बजट क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सौर स्थिरांक कहते हैं वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण को सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, यूके, जर्मनी, यूएसएसआर। किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो देखिए अगर मौलिक कर्तव्य की बात हो तो वो लिया गया है यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से। रशिया के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। लेकिन अगर मौलिक अधिकार की बात हो तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। अधिकार अमेरिका, कर्तव्य रूस। ठीक, अधिकार अमेरिका, कर्तव्य रूस। तो मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा था, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? शांत घाटी, सुरमा घाटी, फूलों की घाटी या दोरांग घाटी, कहाँ पे पाई जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइलेंट वैली। शांत घाटी में पाई जाती है मोस्ट बायोडाइवर्सिटी। और शांत घाटी की बात करें तो ये स्थित है केरल में। केरल में स्थित है शांत घाटी। यहीं अगर फूलों की घाटी की बात करें तो ये उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में क्या स्थित है? फूलों की घाटी। और अगर सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो वो देखने को मिलती है साइलेंट वैली में, और साइलेंट वैली स्थित है केरल में। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? जो एलपीजी हम लोग यूज करते हैं उसके संदर्भ में क्या असत्य है? नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीयमान, एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। क्या असत्य है? असत्य हमें बताना है, इसमें से क्या सही नहीं है। तो देखिए एलपीजी जो यूज करते हैं नीली ज्वाला के साथ जलने वाली होती है, बात सही है। उच्च ऊष्मीयमान होता है, ये भी बात सही है। एक स्वच्छ ईंधन है, ये भी बात सही है। लेकिन मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं होता है। और जो नहीं है यानी कि जो गलत है वही हमसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी गैस से मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक। बताइए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक और अजैविक घटक। बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंस से मिल के बनता है हमारा इकोसिस्टम। बायोटिक में क्या आ जाते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सारे जिसमें लिविंग एलिमेंट हैं, जो जीवित जीव हैं, वो जैविक में आ जाएंगे। और मृदा, पहाड़, नदी, झरने, ये सब किस में आ जाएंगे? अजैविक में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज, मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री या 23 डिग्री साउथ। तो इसमें से मकर रेखा के बारे में बताना है। तो देखिए जो 23.5 डिग्री साउथ में स्थित रेखा है उसी को मकर रेखा कहते हैं। अगर हम मान लें कि ये हमारी पृथ्वी है तो इसके बीचों बीच जो 0 डिग्री रेखा है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर हो जाएगी। ऊपर जो 23.5 डिग्री रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो स्थित है, इसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। और जो नीचे 23.5 डिग्री रेखा है यही होगी हमारी मकर रेखा। ये मकर रेखा है।
ऊपर कर्क रेखा है और बीच में भूमध्य रेखा है। हमसे पूछा जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछता तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री है ही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर ऊडम ने, डॉक्टर एजी टांसले ने, डॉक्टर आर.डी. मिश्रा ने, या डॉक्टर वीटाकर ने? किसने किया था इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? तो अगर इसकी बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एजी टांसले के द्वारा सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया था। 1935 में इन्होंने एक किताब लिखा था इकोलॉजी। इस इकोलॉजी बुक में इन्होंने इकोसिस्टम नामक शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजी टांसले। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वो कौन सा होता है? जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों? इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो मांसाहारी होते हैं वो जो है उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। वैसे अगर खाद्य श्रृंखला की हम बात करें तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या आएंगे? उत्पादक। उत्पादक के बाद आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक पे डिपेंड होते हैं। फिर आ जाएंगे हमारे द्वितीयक उपभोक्ता, और जो प्राथमिक उपभोक्ता भी को खा सकते हैं और उत्पादक को भी खा सकते हैं। फिर आ जाएंगे हमारे तृतीयक उपभोक्ता, और तृतीयक क्या होते हैं? मतलब ये उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता। तो पोषण स्तर में श्रृंखला में जो है सबसे उच्च पे होते हैं कौन? तृतीयक या फिर जो मांसाहारी होते हैं। वायुमंडल का मुख्य स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में स्थित है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है कौन सा है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? इसमें से राइट आंसर क्या होगा बताएं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल। अगर हम बात करें ये हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी के सबसे पहला जो मंडल पाया जाता है वो क्षोभ मंडल है, ऊपर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल हो जाता है। तो क्षोभ मंडल की अगर बात करें तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। बारिश होना, बादल बनना, आंधी तूफान, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में एक बात याद रखिएगा कि समताप मंडल में ओजोन परत होती है जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में, और बाकी पृथ्वी के सबसे करीब जो मंडल होता है वो क्षोभ मंडल होता है, जिसको ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 16 अक्टूबर 1990 को, 10 दिसंबर 1980 को, 11 मई 1972 को, या फिर 11 दिसंबर 2002 को? कब पारित किया गया था भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम? तो देखिए भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती करना, ग्लास हाउस में पौधे को उगाना, शिफ्टिंग खेती, या फिर जैविक खेती? तो देखिए इसमें से जो सबसे फ़ायदेमंद होती है कृषि पर्यावरण के संरक्षण के लिहाज से, वो हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती। जैविक खेती ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण काफ़ी कंट्रोल में रहता है, या पर्यावरण संरक्षण में ये काफ़ी सहायक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा संबंधित है एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, या बोरिक एसिड से? किससे संबंधित है अम्लीय वर्षा? तो देखिए अम्लीय वर्षा की अगर बात करें तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है अम्लीय वर्षा। WWW स्टैंड्स फॉर यानी कि WWF से क्या आशय है? WWF का फुल फॉर्म बताना है।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड फंड या वर्ल्ड वाच फंड? क्या होता है WWF का फुल फॉर्म? तो WWF के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है WWF का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है ग्लांस स्विट्ज़रलैंड में। ग्लांस स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। और अगर बात करें इसके प्रतीक चिन्ह की, तो इसका प्रतीक चिन्ह है आपका जॉइंट पांडा। जॉइंट पांडा जो है प्रतीक चिन्ह है किसका? WWF का। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह है जॉइंट पांडा। जॉइंट पांडा 1961 में हुई थी स्थापना। ग्लांस स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर उत्तराखंड में? तो देखिए अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है फूलों की घाटी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल या सर्वे ऑफ इंडिया? कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है भारत में? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ऑफ इंडिया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? एंडीज़ में, हवाई में, रॉकीज़ में या फिर सिसिली में? कहाँ पे स्थित है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी? तो देखिए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी की बात करें तो ये एंडीज़ में स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका के किनारे एक पर्वतमाला फैली हुई जिसे हम एंडीज़ पर्वतमाला कहते हैं। इसी एंडीज़ पर्वतमाला के ऊपरी हिस्से पे यहाँ एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर में स्थित है आपकी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो एंडीज़ पर्वतमाला में स्थित मानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। जो तिब्बत में सांगपो नदी है उसे भारत में हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा, यमुना, गंगा या फिर सिंध? किस नाम से जानते हैं तिब्बत की सांगपो नदी को? तो तिब्बत में जिस नदी को सांगपो कहा जाता है, भारत में उसी नदी को ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। दिहांग और लोहित आदि इसकी सहायक नदियां हैं और फाइनली ये बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। चलिए तो ये रहा टोटल 2021 री एग्ज़ाम के क्वेश्चंस EVS PRT 2021। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइए कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।